दाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ हेतु पॉली हाउस में कोकोपीट तकनीक से खीरा की खेती। अरबी की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर कृषि सलाह। हाईटेक खेती के अंतर्गत हमारे राज्य के बहुत से प्रगतिशील किसान पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छा लाभ ले रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक किसान ऐसे भी हैं जो कि पॉली हाउस के अंदर कोकोपीट तकनीक से खीरे की खेती कर रहे हैं। तो इन्होंने पॉली हाउस के अंदर खीरे की खेती कोकोपीट में किस तरह से की है, इस बारे में जानते हैं ग्राम करमदी, जिला रतलाम के प्रगतिशील किसान भगवती लाल पवार से। यहाँ पर हम लोग पॉली हाउस के अंदर कुकुम्बर खीरा ककड़ी का क्रॉप लगा है, उसको हम उत्पादन भी ले रहे हैं। और खीरा ककड़ी लगाने का जो हमने जो लगाया है उसकी प्रेरणा हमें महाराष्ट्र के कुछ समृद्ध किसान ने लगाया, उसको देख के हमने भी यहाँ पर नया प्रयोग किया है। हमारे ज़िले में हम लोगों ने 1000 स्क्वायर मीटर का पूरा हमारा एरिया है, उसके अंदर करीब 3000 पौधे लगाए हैं। और इसकी खासियत ये है कि हमने इसको बिना मिट्टी के बैग के अंदर कोकोपीट भरा, उसके बाद इसके अंदर हमने पौधे तैयार करके उसके अंदर लगाए हैं। और लगाने के लिए हमने नीचे एक विडमेट लगा रखी है। ये विडमेट जो इसके ऊपर बैग है और पूरा ये मिट्टी रहित है। इस किसान ने पॉली हाउस के अंदर पॉली बैगों में कोकोपीट भरकर ड्रिप विधि से खीरा की फसल लगाई है, जिसमें कि मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऐसा करने पर इस किसान को क्या क्या लाभ होता है, आइए जानते हैं इसी किसान से। इसके अंदर खरपतवार नहीं होता, मुख्य इसके बेनिफिट ये है। और हमारा जो खाद देने का एक इसमें तरीका होता है, हम खेती में जब देते हैं तो खुले में खाद देते हैं, उसमें भी ड्रिप लग सकती है। लेकिन इसमें लगाने से ये है कि इसमें माइक्रोन्यूट्रंस की जो पूर्ति होती है, कोई सा भी हम खाद दे रहे हैं और वो कम मात्रा में लगता है, वो चीज़ की हमारी एक बचत होती है। बीमारियों के बारे में बात करें तो पॉली हाउस के अंदर रहने की वजह से यहाँ पर बीमारियों का भी अटैक कम होता है। इसमें एक ये है कि मिट्टी जनित जो रोग होते हैं वो नहीं होता। कोकोपीट के अंदर लगाने से इसमें रूट डेवलप भी बहुत अच्छे से होता है। इसके उत्पादन की बात करें तो इसमें हमें एक पौधे से भी 1.5 से 2 किलो वजन का भी यदि हमें फल मिलता है तो मैं 3000 पौधों से लगभग 6000 किलो के लगभग हम लोग उत्पादन ले सकेंगे। बाहर जो खुले में जो मिट्टी में होता है उसकी और इसकी क्वालिटी में बहुत अंतर है। इस के फ्रूट्स को आप देखेंगे तो ही पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी मार्केट में हमारा जब माल जाता है मंडी में तो पहले हमारे इस फ्रूट के ऊपर हाथ रखता है कोई भी ग्राहक कि यार मुझे ये चाहिए। तो बेनिफिट तो आज रेट भी इसका अच्छा मिलता है बनिस्बत खेत में जो पौधा तैयार होता है उसके। किसान भाइयों, अभी आपने इस विधि से लगी खीरा की फसल के लाभों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं कि ये किसान खीरा की फसल से अधिक उपज लेने के लिए खीरा के बीजों की बुआई से लेकर फलों की तुड़ाई तक के प्रबंधनों को किस प्रकार से करते हैं। पहले उसके अंदर नीचे विडमेट बिछा है,
वीडमेट लगाने का एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पर वीड जिसको बोलते हैं अपन खरपतवार नहीं होता है। पहली चीज़ तो ये ना अंदर ज़्यादा अपने को गंदगी मिलेगी। और जो कोकोपीट हमने बैग में दिया है, कोकोपीट करीब लगभग 5 किलो के लगभग होता है। 5 किलो के बैग के अंदर हमने कोकोपीट भर के पौधे से पौधे की जो दूरी होती है, जो ड्रिप के अंदर होल होता है, वो 1.25 फीट के लगभग है। फिर जो जिस जगह में अभी खड़ा हूँ, इस रो की बात करें तो ये 3 फीट का है, जिसके अंदर आसानी से हम लोग घूम फिर सकते हैं। तुड़ाई आसानी से हो सकती है, किसी पौधे को कोई नुकसान ना हो, इस तरह से करने से ये है कि आराम से हम लोग इसकी तोड़ाई वगैरह हो सकती है। और इसके पौधों की रख रखाव की बात करें तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। कम पौधों में ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसमें माइक्रोन्यूट्रंस हम लोग देते हैं, उसका फलों में जो स्वाद मिलना, उसका कलर मिलना, ये माइक्रोन्यूट्रंस है रासायनिक खादों के द्वारा हम लोग इसको वो कर रहे हैं। लेकिन वो भी बहुत कम मात्रा में लगता है। खेत में भी हम लोग डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोगों को ये खाद डालना पड़ता है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि इसमें पौधों की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अधिक उपज के लिए इनको धागा द्वारा चढ़ाना जरूरी होता है। तो खीरा के पौधों को किस तरह से चढ़ाना है, आइए जानते हैं। पौधे की बंधाई की बारे में बात करूँ तो सर, पौधा जब 1 फीट का होता है, उसके बाद हम लोग उसको एक प्लास्टिक की क्लिप होती है, उस क्लिप से उस जो मेन स्टंप होता है उसको उस पे लगाते हैं। उसके बाद उससे धागे को उसके ऊपर लपेट के उस बेल को उसके ऊपर चढ़ाते हैं। उसको चढ़ाने के बाद धीरे धीरे उसको जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है, पौधे को हम उसको बेल के ऊपर चढ़ाते रहेंगे। चढ़ने से ये है कि बेल झुके नहीं, फोल्ड नहीं हो, ये मेन चीज़ का एक थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेल पूरी तरह सीधी चलना चाहिए। ऐसा भी उस पर चढ़ाने में जैसा एक टर्न होगा, उसी तरह से उसको एक ही मोमेंट में जो अपना क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं, क्लॉकवाइज उस बेल को उसके ऊपर चढ़ाना रहेगा, ताकि उसकी बात करें तो वो बेल कहीं से कटे नहीं, कोई फ्रूट अपना उसके अंदर डिस्टर्ब ना हो, अपने फ्रूट का कोई नुकसान नहीं हो। इस तरह से इसको बेल को ऊपर तक हम लोग चढ़ाते हैं। सर, रोग की बात करें तो इस पर ज़्यादा कोई रोग का प्रभाव नहीं होता है, बहुत कम प्रभाव होता है। वो भी हमारी कहीं चूक की वजह से होता है, क्योंकि पाली हाउस के अंदर पूरी तरह चारों तरफ से कवर्ड होता है। सिर्फ एक डोर होता है जिससे अंदर आना और जाना होता है। उसमें भी हमारे कपड़ों के माध्यम से, जूतों के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंसेक्ट अंदर आता ही है। उसके प्रबंधन के लिए भी बहुत कम हल्के से हल्की दवाई का प्रयोग करके भी हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत कम स्प्रे करना होते हैं। हम जानते हैं कि कोकोपीट के अंदर रोगों की समस्या कम ही आती है, फिर भी यदि रोगों से बचाव के लिए इन्होंने बताया कि इसमें कुछ फंगिसाइड का हम लोग उपयोग करते हैं, जो इसके जड़ों के माध्यम से ही देते हैं। स्प्रे में बहुत कम लगता है, जिसको हम देना पड़ता है। एक समान हाइट में आपको इसके अंदर आपको दिखेगी खीरा। एक इसका ये बेनिफिट भी होता है कि अपने को बहुत अच्छी पूरी फल हर एक पौधे पे आपको एक साइज में मिलेंगे। फल की बात करें तो इस पे फ्रूट भी बहुत अच्छा, हर एक पौधे से एक समान फल हमको मिल सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है, वो इस समय अरबी की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जब आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो अरबी की खेती 2 सीजन में, 2 मौसम में होती है, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन।
ग्रीष्मकालीन अगर अरबी की खेती करते हैं तो उसे फरवरी माह में लगाते हैं, और अगर वर्षाकालीन लगाते हैं अरबी तो उसे जून माह में लगाते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है कि नहीं। अगर सिंचाई की पक्की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप ग्रीष्मकालीन यानी फरवरी में अरबी नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उस समय गर्मी पड़ती है, इसलिए सिंचाई की बारंबार आवश्यकता पड़ती है। करीब 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। अरबी से ज्यादा पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है। इसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए अरबी की खेती के लिए भूमि चयन से लेकर प्रजातियों के चुनाव तक किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि खेत कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो भाई जो भी कंदमूल की फसलें हैं उसके लिए हल्की मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है। उसके बाद में आप खेत की तैयारी पे आते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार या देसी हल से 2 बार जुताई करके पाटा दे देते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों को देना होगा। किसान भैया ध्यान रखें कि अंतिम जुताई के समय ही करीब 10 से 15 टन कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें अच्छी तरह मिला दें, और जो उर्वरक की संपूर्ण मात्रा है उसका अंतिम जुताई के समय ही आप फास्फोरस की पूरी मात्रा और 1/3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा पोटास की मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके लिए आपको करीब 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 किलोग्राम यूरिया और 45 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद किसान भाई आप आइए कि कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। तो बिहार के लिए अनुशंसित उन्नत किस्में राजेंद्र RB1, मुक्ता केसी और सहस्त्रमुखी है। अब इसकी 1 हेक्टेयर के लिए करीब 13 से 16 क्विंटल कंद की आवश्यकता पड़ती है। जो किसान भाई अरबी की बुआई करना चाहते हैं उन्हें पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दूरी पर करनी चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार हो और दूसरी ओर कीटों का प्रकोप न हो। किसान भाइयों, इसके लिए हम इसकी जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई की विधि ये है कि आप जो खेत समतल तैयार कर लिए हैं उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक गहरी नाली बनाते हैं, करीब 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी, और उसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कंद रख के मिट्टी से ढक देते हैं। इसके बाद किसान भाई आप देखिए कि आपके खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो तुरंत एक हल्की सिंचाई कर दें, और इसके बाद में आपको एक मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो खेत की नमी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और जल्दी जल्दी इरिगेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप मल्चिंग सूखी पुआल से या किसी भी तरह की सूखी पत्ती से खेत को ढक दें, और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नमी खेत में बरकरार रहेगी बहुत ज़्यादा समय तक, अंकुरण समय पर होगा, शीघ्र होगा, और खरपतवारों का भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इसके बाद में आप किसान भाई निकाई गुड़ाई पे आते हैं। तो किसान भाई हम अगर आपको अच्छी फसल लेना है, अच्छा फसल लेना है, अच्छी उपज लेना है, तो सबसे पहले इसमें निकाई गुड़ाई करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अंकुरण के करीब 10 दिन के बाद पहले निकाई गुड़ाई करते हैं, और उसी समय निकाई गुड़ाई के बाद जो मेरा 2/3 है उसमें से 1/3 नाइट्रोजन और पोटास को अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद में दूसरा निकाई गुड़ाई का समय करीब 45 से 50 दिन का है। उस समय भी निकाई गुड़ाई करके जो 1/3 मेरा बचता है नाइट्रोजन और पोटास, उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला के पौधों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। इस तरह से आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
देश के युवा किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं तो उसे पूरी मेहनत और लगन से करते हैं और यही वजह है कि उन्हें सफलता भी मिलती है। और ऐसे ही एक युवा है हरियाणा राज्य के जिला हिसार के सफल पशुपालक सुरेंद्र कुमार। ये अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं और उनकी देखरेख आधुनिक तरीके से करके लाखों की आय भी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो डेयरी पालन से किस प्रकार से लाभ ले रहे हैं। मेरे पास अभी है 25 से 30 गायें, जिसमें कुछ बाखड़ी भी हैं, कुछ ताज़ा है और कुछ ब्याने वाली भी हैं। इनकी 30-35 लीटर की कैपेसिटी तो अपने पास है अभी 35 लीटर दूध की हाजत आज के दिन। और सबसे मोटा अंदाज़ा तो यही, एक गाय 500 रुपये तो मिनिमम छोड़ती है। और इनका सारा का आज के दिन सर्दी का मौसम है, उसमें आज भी 1.25 लाख रुपये मंथली इनकम है और गर्मियों में ये 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए मौसम के अनुसार इनकी देखरेख बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि पशुपालक अपने दुधारू पशुओं का मौसम के अनुसार किस तरह से प्रबंधन करते हैं। रख रखाव के लिए इसको सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 6 बार बैठी रहो। और गर्मियों के लिए फोगर सिस्टम लगा रखा है, इन फोगरों के कारण इनका बचाव हो जाता है। डेयरी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि दुधारू पशुओं को संतुलित आहार मिलता रहे और इस संतुलित आहार में हरे चारे का समावेश करना बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं कि ये पशुपालक अपनी गायों के आहार में कौन कौन से अवयवों को सम्मिलित कर उन्हें कितनी मात्रा में देते हैं। गाय को 10 किलो तूड़ी, 20 किलो हरा और जो 25 लीटर दूध देती है उसको 5 किलो टाइम का फीड डालता हूँ और साथ में मिनरल मिक्सचर वो भी डालते हैं। इनके दुधारू पशुओं में जब भी कोई बीमारी या अन्य कोई समस्या देखने में आती है तो वे पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित समय पर इलाज करवाते हैं। और इनमें मेन समस्या है थिलेरिया की। चिंचड़ की वजह से वो थिलेरिया हो जाए, उसमें पशु की अचानक मौत हो जाती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खून चेक किया और उससे अपने वो बता देंगे इसके थिलेरिया है तो उसका इंजेक्शन आता है गुटालेक्स, वो लगा दे, उससे कवर हो जाता है। कहते हैं एक सफल पुरुष के पीछे स्त्री का भी योगदान रहता है और इस कहावत को सच कर दिखाया है पशुपालक सुरेंद्र सिंह ने। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी धर्मपत्नी उषा देवी को देते हैं। पति के पशुपालन में सहयोग करती हूँ। पहले दूध हाथ से निकालते थे, ज्यादा दिक्कत, समय भी ज्यादा लगता था। अब मशीनों से दूध निकलता है, समय भी बचता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती। जी बस दोनों मिलके कर लेते हैं। कुछ मशीनों और डेयरी में सारी सुविधाएं हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ये किसान अपने दुधारू पशुओं से दूध निकालने के लिए दूध निकालने वाली मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे समय की बचत के साथ साथ पशुओं के थन भी सुरक्षित रहते हैं। अतः इस मशीन के बारे में इन पशुपालक भाई का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मशीन से तो टाइम की बचत होती है और इस पे एक सरकार की अनुदान राशि भी मिलती है, में 50% और कभी कभार 25% भी आ जाती है। और उस मशीन से के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक आम धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर भी मशीन से थन खराब होते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। मेरे को आज 4 साल होगी मशीन यूज करते हुए। किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, भैया खेती के साथ साथ पशुओं का भी बिजनेस करे तो उसमें 2 पैसे की आमदनी ठीक होगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि प्रदेश के जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल इस समय पुष्पन अवस्था पर है, उसमें फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं एवं अन्य फसलों में दीमक एवं जड़ माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके प्रकोप से पौधे में पीले चकत्ते पड़ने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए सिंचाई जल के साथ क्लोरपाइरिफास 20 EC 2 लीटर प्रति हेक्टेयर सिंचाई जल के साथ दें या 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा 100 किलोग्राम रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें तथा हल्की सिंचाई करें। आजकल गेहूं की फसल में आरवी वर्म, फौजी कीट, इल्ली द्वारा हानि पहुंचाए जाने की संभावना है। इसके नियंत्रण हेतु क्विनालफास 1 से 1.5 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। चना की फसल साका फुटान एवं पुष्पन अवस्था पर है। इस समय खेत में मुआयना करते रहें तथा फसल में कटुआ एवं इल्लियों के प्रकोप की संभावना होते ही इनके नियंत्रण हेतु खेत में टी आकार की खूंटियां लगा दें। प्रति एकड़ लगभग 40 से 50 खूंटियां लगाएं, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे तथा इल्लियों को चुन चुनकर समाप्त कर देंगे। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होता है तो कटबाम इल्ली के नियंत्रण हेतु शाम के समय 4-10G का भुरकाव करें। चने के खेत में एडल्ट कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ 8 से 10 जगह उपयोग करें, जिससे फसलों में इल्लियों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। लगातार बादल युक्त मौसम रहने के कारण सब्जियों की पौध जो रोपी गई है अभी 15 से 25 दिन के आसपास है। मिर्च, बैगन एवं टमाटर की फसल में फल एवं तना छेदक कीट का प्रकोप की संभावना है। अतः इन कीटों के नियंत्रण हेतु ट्राइजोफास दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं प्याज, लहसुन एवं गोभी वर्गीय सब्जी में रस चूसक कीट जैसे माहू, थ्रिप्स आदि के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के वृक्षों में कहीं कहीं फूल आ गया है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम के बौर झड़ने की संभावना है। अतः आम के उत्पादन बढ़ाने एवं फूलों को झड़ने से रोकने के लिए मटर के आकार वाली अवस्था पर 100 ppm की दर से प्लोनोफेक्स दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगर पशुओं में टीकाकरण नहीं कराया है तब खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण नजदीकी पशु चिकित्सालय जाके अवश्य कराएं। दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं खान पान पर विशेष ध्यान दें। अपने पालतू पशुओं को ठंड से बचाने के लिए इनकी रहने के जगह के आसपास आग जलाकर स्थान को गर्म रखें तथा दरवाजे एवं खिड़कियों पर जूट के बोरे या पर्दे लटका दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पचौर, जिला ग्वालियर के कृषक कमल जाटव ने। यह नींबू के बाग में लगने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो कमल जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। ये देखा गया है कि नींबू में प्रमुख रूप से आपका कैंकर रोग का प्रकोप होता है। तो यदि इस कैंकर रोग का यदि नींबू में प्रकोप होता है तो इस परिस्थिति में आप बोडोपेस्ट और इसका प्रयोग विशेष रूप से उस समय करें जब आपके फल उतर जाएं और फल उतरने के पश्चात जो सूखी और रोगग्रस्त टहनियां हैं उनको काट दें और उसके पश्चात उस जगह पर बोडोपेस्ट लगा दें तो इसके रोग का जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं या इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी कीटों का प्रकोप का प्रश्न है तो इसमें विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि सिट्रस साइला और आपकी बटरफ्लाई जो तितली होती है उसका और मॉथ और कुछ एफिड या जिसको माहू कहते हैं इसका प्रकोप होता है। इसमें से कुछ जो कीट हैं वो कुछ रोगों के वाहक हैं, जैसे ग्रीनिंग है, स्टेस्टेजा है, ये कुछ बीमारियों के वाहक हैं। तो इसलिए किसान भाई इन कीटों का प्रकोप
यदि आपके उद्यान पे होता है तो यदि समय पर इसका यदि आप नियंत्रण करते हैं तो कीटों से भी बचाव होगा और आपका बीमारियों का बहाक होता है तो बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हैं। तो यदि एफिड है या माहू है, यदि माहू का प्रकोप होता है तो आप विशेष रूप से जो प्रभावित टहनी हैं उनको काटकर अलग कर दें और कुछ महत्वपूर्ण देह कीटनाशी हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें या जैविक खेती की बात करें या जैविक फल की बात करें तो 8 से लेकर 10 ml या मिलीलीटर आपको नीम का तेल का यदि स्प्रे करते हैं तो भी इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्रस साइला है, इसका भी यदि प्रकोप होता है तो आप जो हमने आपको दवाइयाँ बताई हैं तो विशेष रूप से उन दवाइयों का यदि प्रयोग करते हैं तो अपन निजात पा सकते हैं। जहाँ तक कैटरपिलर है या इल्ली है, इसका प्रकोप होता है तो आपको संपर्क कीटनाशी, विशेष रूप से आपको बताया प्रोफेनोफॉस है, वो सबसे उपयुक्त कीटनाशी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं तो आपको जो काटने वाली इल्लियाँ हैं उनसे निजात मिल सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ हेतु अफीम की फसल में किए जाने वाले कार्य। ग्राफ्टेड बैगन की खेती से ली लाखों की आय, एक सफल किसान का अनुभव। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।